किसी को समझ नहीं आ रहा था कि श्याम को कैसे रोका जाए। सोनाली ने श्याम से कहा, देखो, इस समय तुम गुस्से में हो। मेरे भाई को अगर तुमने मार दिया तो तुम्हें क्या लगता है ये सब लोग तुम्हें यहां से जिंदा जाने देंगे? नहीं ना? तो बात कर लेते हैं, ठीक है? किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। श्याम ने जब बाकी लोगों की तरफ देखा तो उसे भी सभी के चेहरे पर गुस्सा नजर आया। श्याम जानता था कि अगर उसने जिगर को मार दिया तो वो यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा, पर श्याम ने फिर भी जिगर को नहीं छोड़ा। श्याम ने कहा, तुम्हारे भाई ने हमें कहा था कि साथ मिलकर काम करेंगे। सबसे पहले इसने कहा कि खजाने का 30% हिस्सा हमारा होगा, लेकिन सुरेश की मौत के बाद जिगर ने कहा कि हम आधा आधा हिस्सा लेंगे और मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी। मैंने सोचा था कि ये मेरे भाई सुरेश की मौत का हर्जाना होगा जो जिगर देगा, क्योंकि उसकी वजह से ही मेरे भाई की मौत हुई है। ध्रुव और ओजस को इस बात से कोई गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने जिगर का चेहरा देखा तो ध्रुव और ओजस समझ गए कि ये बात जितनी दिख रही है उतनी सीधी है नहीं। श्याम ने बोलना जारी रखा और कहा, सब सही था, लेकिन तुम्हारे भाई ने हमें सब सच नहीं बताया था। किले में आकर जब हमने खजाना ढूंढना शुरू किया तो खजाने के नाम पर यहाँ एक फूटी कौड़ी नहीं मिली थी, बस तुम्हारे पूर्वजों के कुछ कागज थे सड़े हुए। उनका क्या करूं मैं? जिगर के गले पर भाला रखा हुआ था, इसलिए जिगर खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहा था। जिगर ने बोलने की कोशिश की और धीरे से कहा, अरे लेकिन मेरे परिवार के लिए तो मेरे पूर्वजों के कागज ही खजाना है ना। खजाने में सोना चांदी होगा ये तो मैंने कभी नहीं कहा था तुमसे। श्याम को जिगर की बात पर गुस्सा आ गया। श्याम ने भाले को जिगर की गर्दन में और जोर से दबाया, जिससे जिगर को दर्द होने लगा। श्याम ने जिगर से कहा, अरे तो तुम्हारे पूर्वजों के कागज पे मैं समोसा रख के खाऊं क्या? मैं क्या करूं तुम्हारे इन सड़े गले कागजों का? श्याम ने जिगर के गले पर एक कट लगा ही दिया। जिगर के गले से खून बहने लगा, जिसे देखकर सोनाली बहुत ज्यादा डर गई। श्याम ने गुस्से से कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी अब कुछ देर में वो कीड़े वापस आएंगे और हम दोनों खत्म हो जाएंगे। मुझे मौत का कोई डर नहीं है। जिगर के गले से खून बहे जा रहा था। सोनाली ने श्याम से चिल्लाकर कहा, तुम पागल हो गए हो? तुम बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम भाई को छोड़ दो प्लीज। सोनाली की इस बात ने सभी का ध्यान खींच लिया। सिंधु परिवार के बाकी लोग सोनाली की इस बात से सहमत थे और वो श्याम को पैसे देने के लिए राजी थे। उन्हें पैसे से ज्यादा इस समय जिगर की जान प्यारी थी। जिगर भी सोनाली की इस बात से बहुत खुश हो गया था। जिगर को लग रहा था कि सोनाली की ये बात सुनकर अब शायद श्याम जिगर को छोड़ देगा। सोनाली के दिल में जिगर के लिए जितना भी गुस्सा था सब गायब हो चुका था। सोनाली को अब भी अपने भाई के साथ अपना रिश्ता याद था। जिगर सोनाली की इस बात से बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। ओजस ने देखा कि बात हाथ से निकल रही है, इसलिए ओजस ने कहा, श्याम, मैं जानता हूं कि हमें साथ में ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन मेरी बात मानो, अगर तुमने जिगर को मार दिया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम सुरेश की जान की कीमत भी नहीं ले पाओगे। साथ में मरने से कोई फायदा नहीं है। श्याम ने कहा, तुम तो चुप ही रहो समझे। और तुम इसे बचाने के लिए वापस क्यों आए? तुम्हें वापस मौत के मुंह में आने का शौक है क्या? श्याम ने जिगर के गले में भाला और जोर से दबा दिया और जिगर के गले से खून और तेजी से बहने लगा। श्याम ने हंसते हुए कहा, अब इस खून की खुशबू से वो कीड़े यहाँ आएंगे और यहाँ मौजूद हर इंसान मर जाएगा। ध्रुव ने जब श्याम के चेहरे पर वो भयानक एक्सप्रेशंस देखे तो ध्रुव जान चुका था कि अब श्याम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। श्याम अब जिगर को छोड़ने वाला नहीं था। ध्रुव ने श्याम से कहा, श्याम, तुम्हें जिगर को मारकर कुछ नहीं मिलेगा। सिंधु परिवार तुम्हें पैसे दे रहा है, उसे एक्सेप्ट कर लो, और सुरेश का अगर परिवार है तो उन पैसों से उस परिवार की मदद कर दो। अगर तुम इस तरह मर गए तो सुरेश की मौत बेकार हो जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या तुम भी इस किले में दफन हो जाना चाहते हो?
ध्रुव और ओजस की बातें सुनकर श्याम भी सोचने लगा था। ध्रुव जानता था कि श्याम जो भी कर रहा है वो गुस्से में कर रहा है, और उसने दिमाग से सोचा नहीं कि अगर उसने जिगर को मार दिया तो क्या हो सकता है। अब श्याम अपने सारे कामों के बारे में सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ओजस ने भी श्याम से कहा, सुनो श्याम, तुमने इतने सालों तक किले लूट कर बहुत मेहनत कर ली। इस सब में तुमने अपना भाई भी खो दिया। अब वक्त आ गया है कि तुम जिगर के परिवार से पैसे ले लो और जिगर को छोड़ दो। और इतना ही नहीं, सिंधु परिवार के अलावा मैं भी तुम्हें पैसे दे दूंगा, जिससे तुम सुरेश के परिवार का और अपने परिवार का ख्याल रख पाओगे। तुम उन पैसों से कोई काम भी शुरू कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, लेकिन उन सब के लिए तुम्हें हमारी बात माननी होगी। ओजस की बात सुनकर श्याम ने पूछा, तुम मुझे कितने पैसे देने वाले हो? पैसे की बात सुनकर श्याम का मन बदल रहा था। ओजस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जितना पैसा तुम्हें दूंगा वो तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी होगा। ओजस की इस बात से श्याम का मन पूरी तरह बदल चुका था। श्याम ने धीरे धीरे जिगर पर से अपनी पकड़ ढीली कर ली और उसे जाने दिया। लेकिन जैसे ही जिगर सोनाली के पास आया, सिंधु परिवार के एक आदमी ने अपनी बंदूक से श्याम पर गोली चला दी। श्याम जमीन पर गिर गया। जिगर ने हंसते हुए श्याम से कहा, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे मारने की धमकी देकर जिंदा बच जाओगे? तुम्हें जिंदा छोड़कर मैं गलती नहीं कर सकता था, अब मरो। जिगर के इस हमले से ध्रुव और ओजस शॉक हो गए थे। उन्हें लगा था कि जिगर सच में श्याम को पैसे देने वाला है। श्याम मर रहा था, श्याम को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन तब भी श्याम ने सुरेश की तरफ इशारा किया। मरते समय भी श्याम अपने भाई सुरेश के बारे में सोच रहा था। ध्रुव ने बिना सोचे समझे सुरेश के शरीर को उठाकर श्याम के पास रख दिया। श्याम कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसके शरीर से खून बहे जा रहा था, लेकिन तब भी श्याम ने जैसे तैसे करके सुरेश को गले लगा लिया। ध्रुव को श्याम के लिए इतना बुरा लग रहा था कि ध्रुव ने गुस्से से जिगर को कहा, ये तुमने क्या किया? श्याम ने तुम्हें जाने दिया, फिर भी तुमने उसे मार दिया। जिगर ने कहा, अरे तो क्या हो गया? तुम्हें क्या लगा था मैं सच में इस बेवकूफ से छूटने के लिए इसे पैसे दूंगा? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ध्रुव ने कभी नहीं सोचा था कि जिगर इतना बेशर्म होगा। जिगर को बस किले में अपना काम खत्म करना था। उसे बस अपने पूर्वजों को किले से हटाना था और उनका बचा हुआ पूरा काम करना था। उसके अलावा जिगर को कुछ और सूझ ही नहीं रहा था। जिगर ने ध्रुव को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और सिंधु परिवार के अपने लोगों से उस लकड़ी के बॉक्स को खोलने के लिए कहा। जिगर का ऑर्डर मिलते ही कुछ लोगों ने जाकर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश की। बॉक्स का ढक्कन भारी था, इसलिए बहुत कोशिशों के बाद भी उस बॉक्स का ढक्कन हल्का सा खिसका था। लेकिन जैसे ही वो बॉक्स पूरा खुला, एक आवाज आई। ये आवाज किले की दीवारों से निकले तीरों की थी, जिनकी नोक पर जहर लगा हुआ था। वो तीर सीधे आकर उन लोगों के शरीर में घुस गए जो उस लकड़ी के डब्बे को खोलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही देर में तीर में लगा जहर उन लोगों के शरीर में फैल गया और उन सब का शरीर काला पड़ गया और उनके मुंह से झाग आ गया था। और तभी ध्रुव और ओजस ने उस डिब्बे में देखा, लकड़ी का वो बॉक्स सोने चांदी से भरा पड़ा था। इसका मतलब जिगर ने खजाने के बारे में झूठ बोला। उसी लकड़ी के बॉक्स के अंदर एक आदमी का शरीर भी था, जिसने हाथ में एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ रखा था। जिगर उस बॉक्स की तरफ बढ़ रहा था कि तभी सोनाली ने जिगर को रोक लिया और कहा, भाई ध्यान से, कहीं बॉक्स के अंदर भी कोई जाल ना बिछाया हो। ओजस ने सोनाली की बात सुनी और ओजस ने बॉक्स के अंदर देखा। ओजस ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, बॉक्स के अंदर कोई खतरा नहीं है। उस लकड़ी के टुकड़े पर भी कोई जहर नहीं है। उस पर बस एक दवाई लगी हुई है, जिसकी वजह से अभी तक तुम्हारे पूर्वज का शरीर सलामत है। ओजस की बात सुनकर जिगर ने बिना किसी डर के अपने पूर्वज के हाथ से वो लकड़ी का टुकड़ा उठा लिया।
उस लकड़ी के टुकड़े पर कुछ लिखा हुआ था जिसे पढ़कर जिगर के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए और वो हल्का सा मुस्कुराया। ध्रुव और ओजस को पता नहीं था उस पर क्या लिखा है, इसलिए वो दोनों दूर से जिगर को देख रहे थे। जिगर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जिगर उस लकड़ी पर क्या लिखा हुआ है ये बताने के मूड में नहीं था। जिगर ने वो लकड़ी का टुकड़ा अपनी जेब में रख लिया, लेकिन सोनाली ने जिगर से पूछ लिया, भाई उस लकड़ी पर क्या लिखा हुआ है? हमारे पूर्वजों की कोई बात है क्या? जिगर ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस हमारे परिवार की कुछ बातें हैं जो कई सालों से दबी हुई थीं। मुझे लगा था कि मैं परिवार के इन राजों को कभी जान नहीं पाऊंगा। मुझे नहीं लगा था कि सारी बातें इस तरह इतनी आसानी से लिखी हुई मुझे मिल जाएंगी। हमारे पूर्वजों को सच में आने वाली पीढ़ियों की बहुत फिक्र थी। जिगर की बातें सुनकर ध्रुव और ओजस समझ पा रहे थे कि आखिर जिगर का किले में रहना क्यों जरूरी था। उन पूर्वजों की छोड़ी हुई चीजें ढूंढनी थी ताकि वो सिंधु परिवार को अच्छे से संभाल पाए। उस लकड़ी के टुकड़े में इतनी ताकत थी कि जिसके पास भी वो टुकड़ा होगा वो पूरे सिंधु परिवार पर राज करेगा। कोई भी अब जिगर के फैसले को ना नहीं कर सकता था। ये बात सोनाली भी जानती थी। सोनाली ने जिगर से कहा, भाई अब कोई भी आपके खिलाफ नहीं जा पाएगा। आप पूरे परिवार में सबसे शक्तिशाली हो जाओगे। जिगर ने सोनाली से कहा, यह मैंने अपने लिए नहीं किया है। पूर्वजों का यह आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार को जोड़कर रखेगा। हमें एकता में रखकर हमारे पूर्वज हमें और शक्तिशाली बनाना चाहते थे, तो इस लकड़ी के टुकड़े से सिर्फ मेरा नहीं पूरे परिवार का फायदा होगा। जैसे ही जिगर ने बोलना बंद किया, सिंधु परिवार के बचे हुए दो लोग जो उस कमरे में मौजूद थे वो दोनों जिगर के पास आए और उन्होंने अपने पूर्वज की कसम खाकर जिगर से वादा किया कि वो हमेशा जिगर का साथ देंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे, फिर चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत सामने क्यों ना आ जाए। जिगर ने उन दोनों लोगों को अपने सामने झुका हुआ देखकर उन दोनों से कहा, इस तरह नीचे मत बैठो। साथ खड़े रहने की बात की है तो साथ खड़े ही रहो और मुझसे डर कर मुझे इज्जत देने की जरूरत नहीं है, समझे? चिंता मत करो, मैं यहां से जाने के बाद भी तुम सभी को अच्छे से रखूंगा। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जिगर अच्छा आदमी है या बुरा। वो गिरगिट की तरह अपने रंग बदलता था। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए ऐ स्त्री तो कल आना।